क्या आप जानते हैं रशिया ने अलास्का को क्यों बेचा, और वो भी अर्थ के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के पास? अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपके साथ शेयर करेंगे कि रियलिटी में रशिया ने अलास्का को सेल किया या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और भी इंटरनेशनल मैटर्स जल्द ही आपके पास पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन अक्टूबर 1867 अलास्का को फॉर्मली रशिया से यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रांसफर किया गया था, और इसके बावजूद कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अमेरिका ने अलास्का पर इन्वेड किया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इन दोनों देशों में ये करने का एक वजह थी। रशिया ने अलास्का को $7.2 मिलियन से सेल किया, ये देखते हुए कि अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा राज्य है और इसके प्रेजेंट जीडीपी $50 बिलियन है। आपको ये सोचेगा कि इस बात का कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि रशिया ने क्यों इतने कम पैसों में अलास्का को सेल किया। तो सवाल ये है कि रशिया ने वास्तव में अलास्का को क्यों बेचा, और अमेरिका में हर कोई इस खरीद के लिए एग्री क्यों नहीं हुआ, और क्यों अलास्का पिछले कुछ वर्षों से रेसिशन में रहा। अलास्का को बेचने के लिए रशिया का रेंज फाइनेंशियल से लेकर स्ट्रेटेजिक टू पॉलिटिकल था। सबसे पहले ये पता चलता है कि रशियन ट्रेडर्स ने अलास्का पर अट्रैक्टेड हुए वालरस हाथी के दांत और सी ओटर पेल्ट्स के द्वारा, जो इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों के साथ बिजनेस के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ये बिजनेस रशियन बिजनेसमैन के द्वारा बनाए गए और रशिया में अमेरिकी कंपनी द्वारा किया गया था। कंपनी ने अलास्का पर सभी माइंड को कंट्रोल करती थी और किसी भी कंट्री के साथ इंडिपेंडेंटली अग्रीमेंट्स कर सकता था, और इसका अपना एक फ्लैग था। And all these controls were granted to the company by the Russian government. क्योंकि ये न केवल सिर्फ टैक्स कलेक्ट करती थी बल्कि एक बड़े हिस्सों का ओनर भी रखा था। शेयर होल्डर्स में जार और उनके रिलेटिव्स भी शामिल थे। हालांकि 1990 के दशक तक सी ओटर पॉपुलेशन लगभग एक्सटिंक्ट हो गए थे, और इसके कॉन्सिक्वेंस रशियन कंपनी के लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एरोस पैदा हुए। ये लगभग बैंकरप्ट था, जो बड़े सब्सिडी और विदाउट गवर्नमेंट परमिशन जारी नहीं रह सकता था। पूरे अलास्का कॉलोनी के लिए बहुत सारी रिसोर्सेस कॉस्ट था, लेकिन न केवल इस कारण से रशिया अलास्का को बेचने पर विचार कर रहा था, बल्कि इसलिए कि क्रीमिया वॉर के बाद, जहां रशिया का सामना यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और तुर्की के साथ हुआ, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के कारण इसका फाइनेंस बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था। इसलिए अलास्का को सेल करना एक रीजनेबल ऑप्शन लग रहा था। अलास्का रूस के द्वारा डिफेंड करने के लिए बहुत ही विशाल और रिमोट प्लेस था। अगर उस समय के एनिमी ने यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक करने का माइंड किया, ये ध्यान में रखते हुए कि रूस का ईस्टर्न पार्ट इनहॉस्पिटेबल और अनपॉपुलेटेड प्लेस है, रूस नेताओं ने ये रिकॉग्नाइज किया कि उन्होंने अलास्का का डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है। उस समय रूस राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग और अलास्का के बीच दूरी सेवरल वीक्स थे, इसलिए जब फॉरेन फिशरमैन इसके पन्ने में शिकार करने आते थे तो ये अपने क्षेत्रों के रक्षा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी नेवी उतने मजबूत नहीं थे कि इसके हर पन्ने में रक्षा कर सके। रिमोट अलास्का कॉलोनी और तीसरा रूस और यूनाइटेड स्टेट्स उस टाइम एलाइज थे। उस समय दोनों ने रूस के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ निश्चित प्रतिद्वंदिता सजा की। अमेरिका ने अलास्का को बिखरे प्रशांत तट पर यूनाइटेड किंगडम के शक्ति को कमजोर कर देगी। दूसरे शब्द में, अगर यूएस ने रूस का इस हिस्से का मालिक बन गया तो इस प्रकार फ्यूचर के अटैक से बच सकेगा। ब्रिटिश एरोगेंस से ये अलास्का को बेचने का एक और कारण था। इसलिए वाशिंगटन में रूस के प्रतिनिधि एडवर्ड और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेडवर्ड एक मीटिंग की। दोनों ने अलास्का को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हुए, जिसे महीनों बाद अमेरिकन सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, और रूस के दृष्टिकोण से यूएस उनका विस्तार जारी रखेगा, क्योंकि यह अपने स्पष्ट नियति में था, जैसे कि उन्होंने टेक्सास, न्यू मैक्सिको और साउथ के हिस्सों के साथ किया था। तो अलास्का को बेचकर कुछ इनाम प्राप्त करना और अच्छे शर्तों पर रहना बेहतर था। इन फ्यूचर काम दोस्ताना तरीकों से अलास्का के भाग्य को व्यवस्थित कराने की बजाय ये कहना नहीं है। विस्तारवादी एम्बिशंस के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही था। रूस ने लाटविया और लिथुआनिया 1795 और 1815 में फिनलैंड और पोलैंड का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहण किया था, और बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डाविया और क्रीमिया को भी जीतना चाहता था। इसलिए रूस ये भी चाहता था क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना जारी रखा जा सके। लेकिन जैसा कि उल्लेख किया गया है, अलास्का का रक्षा करना बहुत कठिन था। अब दूसरा सवाल ये है कि
यूएस में हर कोई इस क्षेत्र का अधिग्रहण के लिए सहमत क्यों नहीं था। हालांकि खरीद के प्रति प्रतिक्रिया ज्यादातर पॉजिटिव थे, क्योंकि कई लोगों ने देखा कि अलास्का का कब्जा एशिया के साथ हमारा बिजनेस का विस्तार के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा। और कुछ विरोधकारियों ने इसे सेक्रेटरी सेवर्ट का मूर्खता कहा। खरीदने में सबसे अधिक रुचि रखने वाले स्टेट विलियम सेवर्ट ने दावा किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूजलेस लैंड का अधिग्रहण किया था और स्टेट सेक्रेटरी का इरादा पॉपुलैरिटी गेन करना था और इमेज को इम्प्रूव कर रहे थे प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन। 2 दशक तक इस क्षेत्र को खरीदने के बाद अमेरिका अलास्का पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग सभी रूस सेटलर्स वालों ने खरीद के बाद ही जगह छोड़ दी और इस तरह ये बेयरली पॉपुलेटेड आबाद रहा। ये केवल 1896 तक था जब सिग्निफिकेंट गोल्ड रिजर्व्स पाए गए और अलास्का महत्वपूर्ण हो गया। ये गोल्ड रश अमेरिका को एहसास कराया कि आर्थिक क्षमता को उन्होंने पहले ही इग्नोर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस लैंड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू और बढ़ गया था बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू जापान, और फिर सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर के समय के बाद इसका रणनीतिक वैल्यू भी बढ़ गया था। और भी एक कारण था जो इसका वैल्यू इतना बढ़ाता है, और वो है डिस्कवरी ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे कि ऑयल, सिल्वर, लेड और कॉपर जैसे नेचुरल रिसोर्सेस। इन्वायरमेंटल ऑपोजिशन के कारण अलास्का 40 ईयर्स में इसका सबसे कम तेल उत्पादन किया है, क्योंकि वर्ल्ड पेंडेमिक के कारण तेल का प्राइस बहुत गिर गए थे और इस घटना में अलास्का को किसी भी और ऑयल प्रोड्यूसर की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये निकलने के लागत तेल इतना अधिक होता है कि उसमें से बहुत कुछ निकला जाता है। स्टेट के नॉर्थ साइड में 1300 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के माध्यम से ऑयल ट्रांसपोर्ट किया गया और वेस्ट स्टेट्स में भेज दिया गया। इस कारण से अलास्का में ऑयल सेक्टर के प्राइसों के प्रति बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल होने के लिए $6 पर बैरल से अधिक होना पड़ता है, क्योंकि ऑयल प्राइस 2014 में गिर गया है और इसीलिए अलास्का रिस्क में है। लगभग हर साल इसी तरह से, और 2014 के बाद अलास्का के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अमेरिका के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से अधिक रहे हैं, क्योंकि तेल राजस्व आमतौर पर पब्लिक बजट के एक अच्छे हिस्से के लिए जिम्मेदार होता है। अलास्का स्टेट $1 बिलियन से अधिक का स्थायी घाटा चलाता है। अलास्का का बिग एडवांटेज ये है कि 1976 में एक कानून बनाया गया था जिसके लिए एटलीस्ट 25% ऑयल परमानेंट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए उत्पादन होती है। फंड धीरे धीरे अपने पहले 2 वर्षों में 100 तक पहुंच गया और 1979 दशकों में $37 मिलियन हो गया। मेडेन इन्वेस्टमेंट फंड $70 बिलियन से अधिक के बराबर है, जो कि अलास्का के $1 बिलियन के राजस्व घाटती से बहुत बड़ा है। इसीलिए ये इस निवेश कोष से होने वाले कमी है जो राज्यों के बिल्स पे करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अलास्का को ऑयल ट्रांजिशन बेस्ड इकोनॉमी का फेस करना पड़ेगा। एंड इन द कमिंग ईयर एक और गुड थिंग ये है कि ये निवेश कराता है कि स्थायी निधि में तेल उच्छल अधिशेष है और इससे पब्लिक फाइनेंस को रिलीफ मिलती है। बुरी बात यह है कि ये बिजनेस और बिजनेस फ्रेंडली लॉस के लिए फेस प्रॉब्लम के होने के बावजूद ये स्टेट टेरिटोरियल आइसोलेशन और हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटीज कॉस्ट का सामना करना जारी रखेगा। तो अब ये सोचना कठिन है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास रिग्रेटिंग है बिकॉज ऑफ बाइंग अलास्का फॉर ओनली $7.2 मिलियन।